नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोविड वैक्सीन विनिर्माण और तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड जांच 1 लाख से ज्यादा हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव के पहले दौर का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। जिला विकास परिषद के लिए 51.7% मतदान। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस साल में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान $30 अरब से ज्यादा हुआ और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास और विनिर्माण में शामिल केंद्रों का दौरा करने के लिए आज 3 शहरों पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद की यात्रा की। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री शाम को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे। ये संस्थान वैश्विक फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की भागीदारी में कोविड-19 वैक्सीन विकसित कर रहा है। लगभग 1 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री का संस्थान के संस्थापक साइरस पूनावाला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतेर पूनावाला ने स्वागत किया। वैक्सीन संयंत्र में प्रबंधक दल और वैज्ञानिकों के एक समूह ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन के विभिन्न चरणों के बारे में अवगत कराया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने वैक्सीन के तैयार होने, उत्पाद और वितरण समेत पूरी स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सीरम में कोविशील्ड वैक्सीन की उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए पुणे आए। 50 मिनट की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वैक्सीन उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया, तब वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। उन्होंने अब तक की प्रगति के बारे में विवरण साझा किया और वे कैसे वैक्सीन निर्माण को आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं, यह बताया। नितिन केलकर, आकाशवाणी समाचार, पुणे। पुणे आने से पहले प्रधानमंत्री सुबह अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क गए और वैज्ञानिकों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। एक रिपोर्ट। आधे घंटे से ज्यादा चली मीटिंग में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने टीके के विकास की प्रक्रिया, इसके परीक्षण और टीके के वितरण के बारे में चर्चा की। जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के टीका विकास सुविधा में संभवित कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-डी विकसित की जा रही है। जाइकोव-डी दिसंबर में परीक्षण के तीसरे चरण में प्रवेश करेगी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है। जाइडस कैडिला के अध्यक्ष श्री पंकज पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की मुलाकात कंपनी के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायी रही। कंपनी के प्रबंध निदेशक सरविल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने टीके के विकास की प्रक्रिया के अलावा कोविड-19 के उपचार के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की तरफ से जरूरी सभी सहाय मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। श्री मोदी ने टीका निर्माण के काम में जुटी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस यात्रा में वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में जीनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड पहुंचे। उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और टीके के उत्पादन तथा आपूर्ति के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अब तक के परीक्षणों के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर बहुत तेजी से वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। बीबीआईएल ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर वैक्सीन का निर्माण किया है। वर्तमान में देश भर के 22 राज्यों में 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों को शामिल करके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। जाइडस कैडिला वैक्सीन जाइकोव-डी के क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण पूरा हो चुका है और कंपनी अगस्त से दूसरा ट्रायल कर रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण चल रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन अंतिम चरण में है और मानव क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के उत्पादन और वितरण के लिए भागीदारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के विरुद्ध देश के प्रयासों के अभियान में सुप्रीम कमांडर की तरह हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के विकास और विनिर्माण की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की यात्रा की।
ये महामारी के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित ना हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें। देश में कोविड जांच आज प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। देश की जांच दर प्रति 10 लाख पर 1,159.7 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 11,57,000 जांच की गई है। अब तक 13 करोड़ 82 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 93.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 41,452 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 87,59,000 से अधिक हो चुकी है। देश में रोगियों की संख्या 4,54,000 से अधिक है, जो कुल मरीजों का केवल 4.87% है। पिछले 24 घंटों में 41,322 नए रोगी सामने आए। इन्हें मिलाकर कुल रोगियों की संख्या 93,51,000 को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच, उपचार और संपर्क की सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। देश में कोविड की मृत्यु दर 1.46% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में हुई 485 मौतों को मिलाकर इस महामारी से अब तक 1,36,200 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोविड की RT-PCR जांच दर को 1,200 रुपये से घटाकर 800 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने जयपुर के RUHS अस्पताल में 70 बिस्तर वाले कोविड ICU, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, टोंक और बूंदी जिलों में कोविड जांच प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की अधिकाधिक जांच और समुचित इलाज के लिए पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है और अब हर जिले में RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी को छिपाने की बजाय समय पर जांच और इलाज करवाना चाहिए। एक रिपोर्ट। प्रदेश में आज दूसरे दिन लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। आज संक्रमण के 2,765 मामले रिपोर्ट हुए हैं, वहीं 2,178 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,62,000 से ऊपर पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 28,751 तक पहुंच गई। आज भी जयपुर में 627 लोग संक्रमित मिले हैं। जोधपुर में 449 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोटा में 219 तथा अलवर जिले में 179 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,274 हो गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक 5 दिन कार्यालय और 6ठे दिन घर से कार्य करने को कहा है। राज्य सरकार ने सभी सामाजिक कार्यक्रमों में 50 लोगों की संख्या सीमित कर दी है। इस बीच राज्य सरकार 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश आज जारी किए, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। इन दिशा निर्देशों में कोविड संबंधी उचित कदम जैसे मास्क पहनना, हाथ साफ रखना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी होंगे। एक रिपोर्ट।
संक्रमण के रोकथाम के लिए ट्रैकिंग, टेस्टिंग और लोगों को जागरूक करने की वजह से राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर कम हुआ है। मास्क न पहनने वालों के ऊपर बेंगलुरु में 250 रुपये और अन्य जिलों में 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन्स में सभी गतिविधियों पर रोकथाम जारी रहेगी और केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय विमानयान यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए नियम बनाए गए हैं। सिनेमा हॉल, एग्जीबिशन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होने वाले सभा कक्षों में 50% आसन ही केवल भरने के आदेश दिए गए हैं। स्विमिंग पूल केवल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खोले गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और E-कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोविड वैक्सीन विनिर्माण और तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों को 3 दिसंबर को सरकार से बातचीत के लिए आमंत्रित किया। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड जांच 1 लाख से ज्यादा हो गई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव के पहले दौर का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। जिला विकास परिषद के लिए 51.7% मतदान। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के दौरान $30 अरब से ज्यादा हुआ और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। क्या आप ताजा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR News 24x7 और FM गोल्ड से। गृहमंत्री अमित शाह ने किसान यूनियन के नेताओं से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर जाने और आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया है। मीडिया से बातचीत में आज श्री शाह ने कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कहा है कि केंद्र सरकार उनकी हर मांग और समस्या पर चर्चा के लिए तैयार है। जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड महामारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद कश्मीर घाटी और जम्मू के कुछ भागों में जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनावों में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। मतदान का आज पहला चरण शांतिपूर्ण और बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ। कुल 51.7% मतदान रिकॉर्ड किया गया। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्निर्धारित करने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद के महत्वपूर्ण चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये चुनाव 8 चरणों में कराए जा रहे हैं। इन चुनावों के सफल संचालन के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल के अनुमानों को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा जिला विकास परिषद की मतदान प्रक्रिया के अंतिम चरण तक चुनाव बाद के परिणामों के अनुमानों पर भी रोक लगाई गई है। जिला विकास परिषद के लिए हो रहे चुनावों में अंतिम चरण का मतदान 19 दिसंबर को दोपहर बाद 2 बजे संपन्न होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई 15% बढ़कर $30 अरब हो गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया के लिए दुनिया भर में शुरू किया गया अभियान जोर पकड़ रहा है और दुनिया के लिए भारत को औद्योगिक केंद्र बनाने की राह पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भारत के दरवाजे अधिक खोलना है, जिससे देश दुनिया से मजबूती के साथ समानता और आदान प्रदान के आधार पर और उचित संबंध बना सके। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा देश के भीतर लगानी चाहिए और दुनिया के अनुभव से सीखना चाहिए। सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी भारत में लानी चाहिए तथा पूंजी आकर्षित करनी चाहिए। इसके अलावा कौशल विकास और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार स्टार्टअप तथा उद्योगों में प्रौद्योगिकी का सहयोग करेगी। श्री गोयल ने कहा कि अगर लोग वोकल फॉर लोकल के आह्वान को स्वीकार करें तो आत्मनिर्भर भारत का सपना वास्तविकता में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा उन देशों के साथ मुक्त व्यापार करने में लगानी चाहिए जो उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद उपलब्ध करा सकें। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि माल और सेवा कर जीएसटी लागू करने से राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने प्रथम विकल्प स्वीकार करने की बात कही है। इस विकल्प को स्वीकार करने वाले राज्यों की संख्या 26 हो गई है। तीनों केंद्र शासित क्षेत्रों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुद्दुचेरी में भी प्रथम विकल्प स्वीकार करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रथम विकल्प स्वीकार करने वाले राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जीएसटी लागू करने में आई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के विशेष उधारी विकल्प का लाभ लेंगे। ये विकल्प पिछले महीने की 23 तारीख से खुला है। केंद्र सरकार राज्यों की ओर से 24,000 करोड़ रुपए की उधारी ले चुकी है और इसे 4 किस्तों में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को दे चुकी है। अब पंजाब को भी अगले दौर की उधारी में ये राशि मिलेगी। प्रथम विकल्प स्वीकार करने पर केंद्र सरकार ने पंजाब को 3,033 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को वाराणसी यात्रा को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देव दीपावली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देव दीपावली में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों के किनारे बड़ी संख्या में दीप जलाए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी जाकर देव दीपावली आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को पुख्ता और चाक चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक किया जाए, जिससे देव दीपावली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। उन्होंने कहा कि धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और पर्यटक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र होने के चलते काशी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान है और यहाँ से निकला संदेश पूरी दुनिया में जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में है, इसलिए पूरे काशी में स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित की जाए। देव दीपावली के अवसर पर यहाँ पवित्र गंगा के किनारे स्थित 15 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अवसर पर लेजर शो कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सोमवार को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO की सरकार के प्रमुखों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक की मेजबानी भारत करेगा। ये पहली बार है जब ये उच्च स्तरीय बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था। बैठक वार्षिक रूप से SCO सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों के स्तर पर होती है और व्यापार तथा आर्थिक मुद्दों पर काम करती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए SCO को भारत एक महत्वपूर्ण संगठन मानता है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत SCO में सहयोग बढ़ाने के लिए अति सक्रिय, सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत SCO देशों की सरकारों के प्रमुखों की परिषद की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान से ग्रहण करेगा। उज्बेकिस्तान का 1 वर्ष का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन मौसम में 310 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 18.78% अधिक है। इसमें से 202 लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब से की गई है, जो कि कुल खरीद का 65.24% है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मंत्रालय ने बताया कि खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत 58,644 करोड़ रुपए के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 28,45,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व IAS अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल की लगभग 28 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। जब्त की गई संपत्ति में संयंत्र तथा मशीनरी, बैंक जमा राशि तथा अग्रवाल और उनके परिवार की अचल संपत्ति शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। ये FIR अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में दर्ज की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने बाबूलाल अग्रवाल को इस महीने की 9 तारीख को गिरफ्तार किया था। वे अगले महीने की 5 तारीख तक न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कोयला माफिया मामले में अपनी जांच के सिलसिले में देश के 4 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापे डाले। इनमें से 25 स्थान पश्चिम बंगाल में हैं। सूत्रों ने बताया है कि इस अवैध काम का सरगना अनूप माझी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसके तथा उसके सहयोगियों के आसनसोल स्थित घर और कार्यालयों में छापेमारी की जा रही है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसी तरह की जांच की जा रही है। CBI ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और रेलवे के अधिकारियों तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। आसनसोल सहित पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, रानीगंज और बिष्णुपुर में भी CBI द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। माझी, जो लाला के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल झारखंड सीमा पर कोयला खदानों में अवैध कारोबार में लिप्त था।
आयकर विभाग ने इस महीने की शुरुआत में उसे नोटिस जारी किए थे तथा उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सेना के जवान शहीद यश देशमुख का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। महाराष्ट्र के यश देशमुख 26 नवंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में 3 आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए थे। शहीद यश देशमुख का पार्थिव शरीर आज सुबह नासिक से जलगांव जिले के 40 गांव तालुका के पिंपल गांव में लाया गया, जिसके बाद पूरा गांव उस धरती के बेटे को अंतिम सम्मान देने में जुट गया, जिसने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बहुमूल्य जीवन गंवा दिया। यश सिर्फ 21 साल के थे और 1 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। स्थानीय एनजीओ के सहयोग से ग्राम वासियों ने उनके अंतिम संस्कार के लिए एक विशेष ओटा बनाया, जिसे फूलों और रंगोली से सजाया गया था। इसके अलावा शहीद की आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में उस परिसर में विभिन्न देशभक्ति संदेश भी लिखे गए। राज्य के कृषि मंत्री दादा साहेब भुसे, पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल के अलावा स्थानीय सांसद और विधायक भी शहीद को श्रद्धांजलि देने मौके पर उपस्थित थे। राजेश यवलकर के साथ मैं देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 130वीं पुण्यतिथि पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कई अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गडकरी ने कहा कि महात्मा फूले एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा है कि भारत संचार निगम उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों के दूर-दराज के क्षेत्रों में भारत संचार निगम की 4G मोबाइल सेवा और उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं जल्दी ही शुरू होंगी। श्री धोत्रे कल देहरादून में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उत्तरकाशी जिलों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व परियोजना के अंतर्गत 28 4G मोबाइल टावर लगा रहा है। श्री धोत्रे ने कहा कि इन 28 टावरों के लिए 21 स्थानों का चयन किया गया है और 11 स्थानों पर टावर लगाने का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क मिलने से रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करने में भी आसानी होगी। मंत्री महोदय ने कहा कि उत्तराखंड के दूर दराज वाले दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार से स्थानीय लोग भी तेज गति वाले 4G डेटा नेटवर्क का प्रयोग कर सकेंगे और टेलीमेडिसिन और टेली शिक्षा जैसी ई सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इससे यात्रा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत और ब्रिटेन ने कोविड तथा ब्रेक्जिट के बाद के समय में आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच कल टेलीफोन पर हुई वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड वैक्सीन के विकास और उत्पादन के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण सहयोग की भी समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत तथा ब्रिटेन के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच आपसी सहयोग पर विशेष जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और आपदा के प्रभाव से मुक्त आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में सहयोग की भी सराहना की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। पहले मैच में मिली हार के बाद श्रृंखला में बने रहने के लिए टीम इंडिया को यह मैच जीतना होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल सवेरे 8:30 बजे से मैच समाप्त होने तक प्रसारित किया जाएगा। इसे FM रेनबो, राजधानी, प्रसार भारती, YouTube और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 9 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आसमान आमतौर पर साफ रहने के साथ ही शाम या रात तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे तथा अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 5 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोविड वैक्सीन विनिर्माण और तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों को 3 दिसंबर को सरकार से बातचीत के लिए आमंत्रित किया। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड जांच 1 लाख से ज्यादा हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव के पहले दौर का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। जिला विकास परिषद के लिए 51.7% मतदान। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस साल में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान $30 अरब से ज्यादा हुआ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।